कल की क्लास में जो ज्ञान था वो फ्रेज़ के बारे में था कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, फ्रेज़ होता क्या है, कहाँ कहाँ हो सकता है, ये हमने पढ़ा था। उससे पहले हमने वर्ड को पढ़ा था, उसके ऊपर एक एक्सरसाइज की। वैसे हम आज फ्रेज़ के ऊपर पहले एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, फिर हम क्लास को बढ़ाने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक अवेलेबल होगा नीचे। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने लेटर के बाद वर्ड को डिस्कस किया, फिर हम फ्रेज़ पर आए, वैसे उसके बाद आएगा हमारा क्लॉज। तो आज हम क्लॉज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जैसे हर क्लास में मैं करता हूँ, मेरी आदत है, वैसे मैं इसमें भी करने वाला हूँ, आपको एक छोटा सा डोज देने वाला हूँ वोकैब का, जो बहुत इम्पोर्टेंट और वास्ट पार्ट है हमारे इंग्लिश सेक्शन का। क्योंकि इतना बड़ा है कि हम कुछ भी याद कर लें, पता नहीं हमारे सामने वो वर्ड्स आने वाले हैं या नहीं आने वाले, इसलिए वास्ट बोलता हूँ मैं इसे। अलग अलग अपने अपने नज़रिए होते हैं वोकैब को पढ़ने के। मैं 3 तरीके ऐसे रखता हूँ जो आपको फॉलो करने चाहिए। अगर आप इसे करोगे तो आपका बेनिफिट होगा, 100% होगा। पहला तरीका ये है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक बच्चे ने मुझे फेसबुक पे क्वेश्चन किया था कि सर नो और नोट में क्या फ़र्क होता है, ये हमें बताइए, हमसे किसी ने पूछा था। तो मैं पहले आपसे पूछता हूँ कि नो और नोट में फ़र्क क्या होता है, उसके बाद मैं क्लास के एंड में इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान करता हूँ आपके लिए। आप मुझे ये बताओ, इन दोनों में से एडजेक्टिव कौन है और एडवर्ब कौन है। एक्चुअल में बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। इनमें से एक एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब है। ये आप मुझे बताओ कौन एडजेक्टिव है और कौन एडवर्ब है। मैं बात करता हूँ वोकैब की। PRS क्या होता है? P फॉर प्रेफिक्स, R फॉर रूट, S फॉर सफिक्स। प्रेफिक्स वो होते हैं जो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में लिखे होते हैं। सफिक्स वो होते हैं जो एंड में लिखे होते हैं। रूट वर्ड जो होता है वो कहीं भी हो सकता है, वो सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है। रूट का मतलब होता है हिंदी में जड़। तो किसी भी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसी को हम रूट बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से हम एक रूट वर्ड की हेल्प से 10-10, 12-12, 15-15 वर्ड भी हमें देखने को मिलेंगे। तो इनकी हेल्प लेंगे हम वोकैब को याद करने के लिए। दूसरा तरीका, हम ग्रुप्स में वर्ड्स को याद करेंगे। इसका एक ये रीज़न है क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिलर्स में या बैंकिंग में, जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक वर्ड दे दिया जाता है लिख के, नीचे हमें 3 सेंटेंस दे दिए जाते हैं और हमसे ये पूछा जाता है कि ये वर्ड कौन कौन से सेंटेंसेस में फिट होगा। SSC में फिलर्स में हमें कंफ्यूज करता है, इम्प्रूवमेंट में हमें कंफ्यूज करता है। मेंस में जाओगे आप तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि आपको 2 सेंटेंस दे देगा, फिर नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और ये पूछेगा इन दोनों में बताओ कौन सा वर्ड फिट बैठेगा, इन दोनों में एक ही वर्ड कौन सा फिट बैठेगा। जब तक आपको उसके फंक्शन नहीं पता होगा कि वर्ड होते कौन कौन से हैं, तब तक आप इस काम को नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितना भी रट लो। एक और बात, हम प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, सिनोनियम्स एंटोनियम्स बोलते हैं, जबकि प्रोनाउंसिएशन सही है सिनोनियम्स। तो याद रखें, प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा ठीक करें, इससे आपके अंदर एक प्रोफेशनलिटी आएगी। और जब आप इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो या एक PO बनने जा रहे हो तो आप उसके नज़रिए से अभी से सोचना शुरू करोगे, तभी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगा। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम जानते हैं क्या होते हैं। जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं उन्हें सिनोनिम्स बोलते हैं, जो अपोजिट होते हैं उन्हें हम एंटोनिम्स बोलते हैं। उसके बाद आता है होमोफोन्स। होमो जैसे एक रूट वर्ड है, होमो का मतलब होता है एक जैसा, समान। फोन्स मतलब होता है साउंड। होमोफोन्स और होमिनिम्स एक जैसे वर्ड्स होते हैं। तो अगर किसी बुक में लिखा है ये अलग वाला और ये अलग वाला पार्ट लिखा है, तो फिर आप समझो कि वो अलग अलग लिख दिया गया है, हैं दोनों एक ही बातें। जैसे एक वर्ड लिखा है हमारे सामने मेटल और दूसरा वर्ड लिखा है मेटल, तो ये प्रोनाउंसिएशन इन वर्ड्स की सेम होती है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग होता है। व्हाट आई सेड, प्रोनाउंसिएशन अलग नहीं होता है, सेम होता है। जो इनकी स्पेलिंग होगी वो भी अलग होगी, इनका मीनिंग होगा वो भी अलग होगा, इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होगा। क्योंकि होमो का मतलब है एक जैसा और फोन का मतलब है साउंड, तो एक जैसी साउंड निकालेंगे ये। इस मेटल का मतलब आप जानते हो, मेटल एक धातु होता है। इस मेटल का मतलब होता है एलिजिबिलिटी, आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता। तो एक जैसे वर्ड के साथ अगर हम सीखेंगे, ये दूसरा तरीका यही है। जैसे हमने मेटल और मेटल को सीखा, कल को एग्ज़ाम में आपके सामने ये वर्ड नहीं देगा मेटल, आपके सामने ये वाला वर्ड लिख कर देगा। क्योंकि आप मेटल को तो जानते हो, ये बात वो भी जानता है, बट उसे पता है ये वाला वर्ड जब आएगा ना तो बच्चे का ध्यान यहाँ जाएगा, ये वाले वर्ड पे जाएगा ही नहीं। तो अगर हम ग्रुप्स में वर्ड को याद करेंगे तो हमारा काम आसान होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर क्या सोच रहा है इस बात को हम यहाँ काउंटर करते चलते हैं।
एक होता है पैरोनिम्स। पैरोनिम्स उन्हें बोलते हैं जिनका पेरेंट सेम है। पेरेंट सेम है मतलब जिनका ओरिजिन एक ही जगह से हुआ है। जैसे स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअस दो अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन ये भी स्पिरिट से बना है और ये भी स्पिरिट से बना है। स्पिरिट एक रूट वर्ड है। इसका क्या मीनिंग है हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं टाइम नहीं लगाना चाहता। लग्जूरियस और लग्जूरियंट, ये भी एल यू एक्स से बना है और ये भी एल यू एक्स से बना है। लग्जरी जैसे होता है वहीं से दोनों तैयार हुए हैं। तो इनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन दोनों में क्या हुआ है, पेरेंट सेम हुए हैं, मतलब इनका ओरिजिन एक ही जगह से हुआ है। होमोनिम्स हमने पढ़ लिया, होमोफोन्स ही होते हैं। एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स कैसे होते हैं, जिनका स्पेलिंग तो सेम होगा लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होगा। जैसे यहाँ एक्ट लिखा है और यहाँ भी एक्ट लिखा है। अब आपसे ऊपर एक वर्ड लिख दिया जाता है एक्ट, नीचे सेंटेंस दे दिए जाते हैं। अब आप सोचोगे यार एक्ट अलग अलग लिख सकते हैं, किसी अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ हो सकता है, लेकिन इनका मीनिंग क्या है, अगर आपको इसके फंक्शन नहीं पता है तो आप फिर से वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ आई विल एक्ट इन अ प्ले, तो यहाँ ये वर्ब की तरह काम किया, मैं एक्ट करूँगा। ही इज़ इन द सेकेंड एक्ट, यहाँ इसने नाउन की तरह काम किया कि वो सेकेंड एक्ट में है प्ले के। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन भी सेम था, स्पेलिंग भी सेम थी, लेकिन मीनिंग दोनों में अलग अलग हुआ। यहाँ वो एक्ट करेगा, यहाँ वो एक्ट में है, दोनों बातें अलग हैं। एक अगला पार्ट होता है इसका हेट्रोनीम्स। हेट्रोनीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि स्पेलिंग इसकी भी सेम होने वाली है, मीनिंग डिफरेंट होने वाला है। जैसे होमोग्राफ्स का था सेम वही बात है, लेकिन वहाँ प्रोनाउंसिएशन सेम था, यहाँ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये आपके लिए एकदम नया हो सकता है, हेट्रोनिम्स शायद आपने ना पढ़ा हो, बट जो सच्चाई है वो तो मैं पढ़ाऊँगा आपको। आपके सामने एक वर्ड लिखा है LEAD। मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से होता है, इसलिए मैंने इसकी स्पेलिंग बोली। LEAD को हम लीड बोलते हैं कभी, और कभी हम लैड लैड बोलते हैं। आपने सुना होगा चॉकलेट में लैड होता है, लैड एक मेटेलिक एलिमेंट होता है, तो वो लैड बोलते हैं हम इसे, स्पेलिंग तो वही होती है LEAD। लेकिन जब हम लीड बोलते हैं तो इसका मतलब होता है टू गाइड, गाइड करना, LEAD होता है। क्या आपने इस बात को पढ़ा था? जब आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ोगे, और क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, क्योंकि जितनी मेरिट जा रही है उसे रोकने के लिए, इस भीड़ को रोकने के लिए एग्जामिनर कुछ तो करेगा, तो यहीं से क्वेश्चन बनाने वाला है। और अगर आप ये नहीं पढ़ोगे, आप रटते जाओगे तो ये सब करते जा रहे हैं, इसलिए मार्क्स नहीं आने वाले हैं। इस वर्ड को मुझे पूरा बिलीव है कि आपने अपने अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट किया होगा, हुआ होगा ज़रूर, क्योंकि आपने जब CV हम जिसे बोलते हैं, रिज्यूमे जिसे हम बोलते हैं, तो आपके दिमाग में आया होगा यार ये रिज्यूमे है या रिज्यूम है, समझ नहीं आता। तो RESUME को हम दो तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं, स्पेलिंग सेम ही होती है। एक जगह हम रिज्यूम बोलते हैं जिसे हम टू स्टार्ट बोलते हैं, टू रिस्टार्ट बोलते हैं, किसी चीज़ को दोबारा से आगे बढ़ाना, आगे चलाना या शुरू करना। रिज्यूम कर दो इस चीज़ को, कोई चीज़ बंद हो गई है तो रिज्यूम कर दो। एक होता है रिज्यूमे, इसका प्रोनाउंसिएशन आपके सामने लिखा है। तो रिज्यूमे वो होता है जो आपका एक्सपीरियंस शो करता है, अ डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। एक वर्ड आपके सामने लिखा है TEAR, इसे मैं अगर टीयर बोलूँ तो ये आंसू बन जाएगा, मैं इसे टेयर बोलूँ तो टू रिप हो जाएगा, मतलब फाड़ देना। कई बार आपने सुना होगा ही टेयर्ड अ पोस्टर फ्रॉम द वॉल, तो वहाँ क्या मतलब है, आंसू नहीं, आंसू मतलब नहीं है, टू रिप है, किसी चीज़ को स्लैश कर देना, फाड़ देना। तो टीयर जब हो जाएगा, इसे हम टीयर बोलने लगेंगे तो ये आंसू बन जाएगा। ऐसे एक WIND है, अगर मैं इसे विंड बोलूँ तो ये हवा है, इसे मैं वाइंड बोलूँ तो फिर क्या है ये, तो कोयलप है। जैसे वाइंड होता है, एक स्नेक अपने आप को वाइंड कर लेता है ना, कोयलप कर लेता है, एक जगह इकट्ठा कर लेता है। बोलते हैं कि बैच वाइंड अप हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है मतलब समेटा जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, अपने आप को एक जगह कर रहा है। समझ रहे हो बात को? तो इसे बोलते हैं हम हेट्रोनिम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, क्योंकि अगर कहीं सेंटेंस में आएगा और मीनिंग उसका कुछ भी हो सकता है तो आप फंस सकते हो वहाँ। अब हम चलते हैं अपने क्लॉज पर। अच्छा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, नो और नोट का। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, या फिर एक सेंटेंस में लिखूँ, आई हैव नॉट एनीथिंग, आई हैव नॉट अटेंडेड द क्लास
ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ वर्ब के साथ इसे लगाया है नोट को, और यहाँ मैंने एक नाउन के आइडिया, एक नाउन है, नाउन से पहले लगाया, और नाउन से पहले जो वर्ड लिखा होता है उसके बारे में बात करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो नो क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ। और अगर हम बात करें किसी वर्ब के साथ अगर लिखा हो, ये नोट किसे मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखकर इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एक एडवर्ब। तो ये नोट क्या होगा, एक एडवर्ब। तो यही फ़र्क था जिस बच्चे ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन। चलो हम क्लॉज पर चलते हैं। अब वैसा ही गुड और वेल में होता है, गुड एक एडजेक्टिव है और वेल एक एडवर्ब है। ही प्लेड गुड नहीं, ही प्लेड वेल, क्योंकि वेल का मतलब भी अच्छा है, गुड का मतलब भी अच्छा है। गुड एक एडजेक्टिव है और वेल एक एडवर्ब है। क्लॉज की हम बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। पहली बात तो ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस का पार्ट तो फ्रेज भी होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रेज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, उसमें ना तो सब्जेक्ट था ना वर्ब था, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं था। ये कह सकते हैं वहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं था। जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा तो क्लॉज बनेगा, नहीं होगा तो फ्रेज बनेगा। ये कंप्लीट सेंस तैयार करेगा, लेकिन दो तरीके के सेंस होंगे वो। एक तो इंडिपेंडेंट मीनिंग तैयार होगा, एक डिपेंडेंट मीनिंग। मतलब क्या हुआ इसका, इंडिपेंडेंट वो जो अपने आप में कंप्लीट है, डिपेंडेंट मीनिंग वो जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मीनिंग तो देगा लेकिन मीनिंग दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे करेगा, इफ़ यू स्टडी रेगुलरली, अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो, यू विल क्लियर दिस टेस्ट, तो आप इस टेस्ट को क्लियर कर लोगे। अब यहाँ देखो, ये यू सब्जेक्ट है, स्टडी वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, सेंस तो तैयार कर ही रहा है वो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्लॉज होगा। यहाँ भी सब्जेक्ट लिखा है, यू विल एक हेल्पिंग वर्ब है, क्लियर एक वर्ब है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन वर्ब ही होगा। तो यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब लिखा है, तो ये भी क्या हुआ, क्लॉज हुआ। तो दो क्लॉजेस हमें यहाँ मिली देखने को। अब ये लिखा है इफ़ यू स्टडी रेगुलरली, अगर आप स्टडी करते हो रेगुलर, अगर आप स्टडी रेगुलर करते हो, देन वॉट, तो क्या होगा आपके साथ, पता नहीं ना, उसके बाद पता नहीं। देखो मीनिंग तो है लेकिन ये पता नहीं चल रहा उसके बाद क्या। ये लिखा है यू विल क्लियर दिस टेस्ट, आप टेस्ट को क्लियर कर लोगे। ये बात समझ में आ रही है, आप टेस्ट को क्लियर कर लोगे। अगर मैं आपके पास आकर इस बात को बोलूँ आप टेस्ट को क्लियर कर लोगे, तो कोई भी बात अधूरी नहीं है। आप कहोगे ठीक है कर लेंगे, आप कह रहे हो तो कर ही लेंगे। मैं आपसे कहूँ अगर आप स्टडी करते हो, अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो, तो आप भी कहोगे ना देन वॉट, तो क्या होगा, अगर मैं रेगुलर स्टडी करूं तो क्या होगा, अधूरी सी है ना बात। तो ये हुआ इंडिपेंडेंट मीनिंग और ये वाला हुआ डिपेंडेंट मीनिंग। तो ये वाला जो मीनिंग है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ऐसा करते हो तो आप ऐसा कर लोगे। तो मीनिंग दोनों तैयार कर रहे हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि क्लॉज और फ्रेज को कैसे अलग अलग आपको आइडेंटिफाई करना है। बहुत आसान होने वाला है, ध्यान दो ज़रा एक मिनट के लिए। दे रेस्टेड एट सनसेट, दे क्या है सब्जेक्ट, रेस्टेड क्या है वर्ब, एट सनसेट अगर मैं आपसे एक साथ पूछूं तो क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, नहीं है तो ये फ्रेज होगा। क्या होगा, फ्रेज होगा। एक आगे लिखा है दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, सब्जेक्ट है वर्ब है, कब किया, यहाँ देखो दे रेस्टेड व्हेन एट सनसेट, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब शाम आई, शाम आती और जाती नहीं है, शाम होती है, तो इस केम का मतलब आना ही नहीं है। जब उसके सेंस को आप ध्यान से देखोगे सेंटेंस के, तो ये निकलेगा व्हेन इवनिंग केम, मतलब जब शाम हुई। तो अब वैन लिखा है यहाँ, इवनिंग भी लिखा है, केम भी लिखा है। केम वर्ब हुआ और वर्ब का ये सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट को वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो फिर ये क्या होगा, क्लॉज होगा। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। एक और सेंटेंस देखो, द मोबाइल फोन विद अ ब्रोकन स्क्रीन इज माइन। अब ये बात तो आप धीरे धीरे समझते जा रहे होंगे कि कौन से वर्ड के साथ क्या लगता है, कौन सा वर्ड की कौन सी ग्रामेटिकल प्रोफाइल है। मुझे ये उम्मीद है कि इस बात को आप अच्छे से समझते जा रहे हो। जैसे मैंने देखा यहाँ इज़ लिखा है, तो इज़ वर्ब है और वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, तो फिर सब्जेक्ट क्या है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ही सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। इतनी बात आप क्लियर करो। इज़ माइन ये पोसेशन दिखा रहा है, तो ये एक प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन हम जिसे बोलते हैं।
ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ आपसे द मोबाइल फ़ोन क्या है, तो आप कहोगे ये नाउन है क्योंकि इससे पहले द लिखा हुआ है। और विद अ ब्रोकन स्क्रीन क्या है, तो आप कहोगे इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है सर, तो ये फ्रेज़ है। तो ये फ्रेज़ है। और ये फ्रेज़ भी कैसा है, नाउन के बारे में बात कर रहा है, तो ये नाउन फ्रेज़ होगा या एडजेक्टिव फ्रेज़ होगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज़ होगा, क्योंकि नाउन के बारे में जो बात करता है वो एक एडजेक्टिव फ्रेज़ होता है। द मोबाइल फ़ोन विच हैज़ अ ब्रोकन स्क्रीन इज़ माइन, यहाँ वर्ब लिखा है तो फिर से ये पूरा पार्ट क्या है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। द मोबाइल फ़ोन क्या होगा, नाउन होगा। विच हैज़ अ ब्रोकन स्क्रीन, तो हैज़ लिखा है, वर्ब है। विच क्या है, ये मोबाइल फ़ोन, तो विच किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मुझे मिला तो ये क्या हुआ बेटा, क्लॉज हुआ। देखो बिल्कुल बेसिक से आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि एक एक बात आपके माइंड में क्लियर हो। अगर आप टाइम दे रहे हो मेरे बैच को तो फिर आपका हर डाउट क्लियर होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई, तो ये इसे मॉडिफाई कर रहा है, तो ये कैसा क्लॉज हो जाएगा आपके लिए, जैसे वहाँ एडजेक्टिव फ्रेज हुआ था तो ये भी एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, सिंपल है। और देखते हैं, आई मैट, आई सब्जेक्ट, मैट वर्ब, अ आर्टिकल, गर्ल नाउन, विद ब्लू आइज, ये पूरा पार्ट क्या होगा, फ्रेज होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। इसने नाउन को मॉडिफाई किया है तो ये कैसा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। आई मेट अ गर्ल, सेम बात है जो यहाँ थी वही, हुज आइज वर ब्लू। अब हुज ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, मतलब इसके लिए, और वर एक वर्ब का काम कर रहा है, तो अब ये क्या बन चुका है, क्लॉज बन चुका है। बहुत सिंपल है। अ मैन ऑफ इंडस्ट्रियस हैबिट्स इज, अब ये इज वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट, इतना पूरा पार्ट लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस इज के लिए। अ मैन ऑफ इंडस्ट्रियस हैबिट, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये जो लिखा है ऑफ इंडस्ट्रियस हैबिट, ये किसके बारे में बात कर रहा है, मैन के बारे में, तो ये एक फ्रेज होगा। और कैसा फ्रेज होगा, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अ मैन हु हैज़ इंडस्ट्रियस हैबिट इज़, अब देखो इज लिखा है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है इसका। इस हैज़ का सब्जेक्ट कौन है, ये हु है, क्योंकि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये हु किसे आइडेंटिफाई कर रहा है या किसे बताने की कोशिश कर रहा है, मैन को। तो अ मैन हु हैज़, तो हु एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है, और हैज़ एक वर्ब का काम कर रहा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन मिला तो ये वाला पार्ट, इतना पार्ट क्या होगा, क्लॉज होगा। और कैसा क्लॉज होगा, क्योंकि नाउन को कर रहा है तो नाउन क्लॉज होगा। बड़ा सिंपल है। अब हम टाइप्स देखते हैं, क्लॉजेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ये दो मीनिंग तैयार करता है, एक इंडिपेंडेंट मीनिंग और दूसरा डिपेंडेंट मीनिंग। ये इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है इसलिए हमने इसे मेन क्लॉज दिया, क्योंकि इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये खुद मेन क्लॉज है। इसे हम ग्रामर की लैंग्वेज में प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, तीनों एक ही बात होती हैं। डिपेंडेंट क्लॉज खुद में डिपेंड है तो इसलिए हमने डिपेंडेंट क्लॉज बोल दिया डिपेंडेंट मीनिंग को, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। या फिर इसे ग्रामर की लैंग्वेज में सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। जिसका इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा वो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज होगी, जिसका डिपेंडेंट मीनिंग होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जैसे सेंटेंस है, इफ़ यू स्टडी प्रॉपरली यू विल क्लियर दिस टेस्ट, मैं आपको इस बात को समझा चुका हूँ अभी। तो इसमें ये वाला जो क्लॉज है ये इसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये डिपेंडेंट मीनिंग रखता है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट रखता है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा। प्रिंसिपल की स्पेलिंग पर ध्यान दें ज़रा, PAL की मैं बात कर रहा हूँ, PLE की बात नहीं कर रहा। जब हम प्रिंसिपल में ये PLE लगाते हैं तो ये सिद्धांत बन जाता है, PAL लगाते हैं तो मुख्य बन जाता है, मेन बन जाता है। जो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं वो ये वाले होते हैं, ये वाले नहीं होते हैं, ये सिद्धांत है। तो ये वाला क्लॉज सब ऑर्डिनेट बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा आगे चलते हैं। जब हम डिपेंडेंट की बात करते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज की हम बात करते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज का कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स हो जाते हैं फिर से वो, जैसे एडजेक्टिव में थे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, जैसे फ्रेज में थे, सॉरी फॉर दैट। नाउन क्लॉज कैसे होता है, जैसे हमने फ्रेज को देखा, जहाँ हमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है वहाँ हम बोलते हैं नाउन है, ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है नाउन है, मतलब जो नाउन का काम करता है, जो एडजेक्टिव का काम करता है वो एडजेक्टिव क्लॉज है, जो एडवर्ब का काम करेगा वो एडवर्ब क्लॉज होगा।
जैसे वोट ही सैड वॉज ट्रू, वोट ही सैड वॉज ट्रू। अब देखो वॉज लिखा है, ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ये पूरा पार्ट इसका सब्जेक्ट है। लेकिन वोट ही सैड, अब ही सब्जेक्ट है, सैड वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिला तो ये क्लॉज होगा। अब ये क्लॉज कैसा है, क्योंकि वॉज के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट का काम तो एक नाउन करता है, नाउन करता है, तो ये कैसा क्लॉज हुआ, नाउन क्लॉज हुआ। जैसे आगे लिखा है आई आस्क्ड द बॉय हाउ ओल्ड ही वॉज, आपसे मैं पूछूँ ये पूरा क्या है, तो आप कहोगे ये एक क्लॉज है, क्योंकि इसमें द बॉय भी लिखा है, हाउ भी लिखा है, ओल्ड ही वो सब लिखा है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। और ये कैसा है, तो आस्क के लिए ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आप कहोगे ये नाउन होगा, और नाउन होगा तो ये नाउन क्लॉज होगा। क्लियर, बहुत सिंपल है। एडजेक्टिव क्लॉज, जो एडजेक्टिव का काम करेगा वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज, अब ये इज यहाँ लिखा है तो इज के लिए ये सब्जेक्ट होगा पूरा वाला पार्ट। द टाइम व्हेन बोट लीव्स, बोट एक सब्जेक्ट हुआ, लीव्स एक वर्ब हुआ, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन फिर से क्लॉज कहलाएगा। तो फिर ये टाइम को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, और टाइम एक नाउन है, तो नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव, तो ये कैसा क्लॉज हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज। द रीज़न वाई आई डिड इट इज़ ऑब्वियस, इसका सब्जेक्ट क्या होगा अगर आपसे पूछूं तो ये पूरा होगा। द रीज़न नाउन है, इसके बारे में बात की है इसने, आई सब्जेक्ट है, डिड वर्ब है, तो ये क्लॉज होगा। तो कैसा क्लॉज होगा, क्योंकि रीज़न को मॉडिफाई किया है, रीज़न एक नाउन है, तो ये भी कैसा क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। एडवर्ब क्लॉज कौन कौन से हो सकते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, पर्पस, कॉज, कंडीशन, रिजल्ट, कंपैरिजन, सपोजिशन, कंसेशन, ये सब हो सकते हैं। जब हम डिटेल में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ इन सब का यूज़ होगा। मैं बताऊंगा आपको कौन सा किसका काम कर रहा है यहाँ। आई हैव पुट इट वेयर आई कैन फाइंड इट अगेन, आई हैव पुट इट वेयर आई कैन फाइंड इट अगेन। मैं आपसे पूछूं ये कैसा क्लॉज है या किसका काम कर रहा है, तो ये आप कहोगे कि ये जगह बताने का काम कर रहा है, ये प्लेस बताने का काम कर रहा है। और प्लेस वाला क्लॉज किसे बोलते हैं हम, एडवर्ब क्लॉज, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो जाएगा। वेयर यू लिव आई विल लिव, आई विल लिव कहाँ, यहाँ, तो कहाँ मतलब प्लेस बताया इसने फिर से, तो वेयर यू लिव कैसा क्लॉज हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, तो क्लॉज की इतनी ही बातें थी, हम क्लॉज की एक एक्सरसाइज करेंगे। चलो हम कल वाली सीट को डिस्कस करते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है, दियर थॉट्स इज, अब ये इज वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट होगा, तो ये सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन बनता है, तो ये कैसा फ्रेज हुआ, नाउन फ्रेज हुआ। आई मेट माई ब्रदर स्टेइंग इन आगरा, तो ये एक फ्रेज है और इसमें एक वर्ब लिखा है, और जिसमें एक वर्ब लिखा होता है तो वो वर्बियल फ्रेज होता है, वर्बियल फ्रेज होता है। ही इज़ अ कैंडिडेट ऑफ ग्रेट प्रोमिस, वो कैसा कैंडिडेट है ये इसने बताया, और कैंडिडेट एक नाउन है, नाउन के बारे में इसने बात की, तो ये कैसा क्लॉज हो जाएगा, एक एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। डॉग्स एंड कैट्स मेक एक्सीलेंट पेट्स, मेक एक वर्ब है, उसके लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन, तो ये कैसा क्लॉज हो जाएगा, सॉरी नाउन फ्रेज हो जाएगा। कैसा फ्रेज हो जाएगा, नाउन फ्रेज। हर मदर इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उसकी मम्मा, उसकी मदर क्या है, एक ये है, ये हैं, तो फिर ये किसका काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, या फिर हम इसे ये बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट का काम कर रहा है, तो ये नाउन फ्रेज होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का या प्रेडिकेट का काम कौन करता है, नाउन। हर यंगर मदर ब्रदर एट ऑल द स्वीट्स, तो एट से पहले जो भी लिखा होगा वो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नाउन करता है, तो ये नाउन फ्रेज होगा, सिंपल है। हिज सिस्टर रिकमेंडेड अ कॉम्प्रीहेंसिव बुक, क्या रिकमेंड किया, वोट, आप क्वेश्चन करो ना इससे, क्या रिकमेंड किया, वोट, और वोट का आंसर मिलता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर है, ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन, तो ये कैसा फ्रेज हो जाएगा, नाउन फ्रेज। आई डोंट लाइक ब्यास्ड पर्सपेक्टिव, क्या क्या नहीं पसंद करता मैं, क्या का आंसर जैसे यहाँ देखा था हमने, फिर से यहाँ क्या बन जाएगा, ये नाउन फ्रेज, ठीक है। वी कंसिडर आर पपी आर बेबी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। वी सब्जेक्ट है, कंसीडर वर्ब है, आर पपी एक ऑब्जेक्ट है, और ये किसके लिए बात कर रहा है, इसके बारे में बात करना चाह रहा है, इसके बारे में,
तो इसे ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वैसे ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करता है? नाउन कर रहा है, क्योंकि उसमें बेबी लिखा हुआ है, तो ये नाउन फ्रेज होगा। द स्टूडेंट्स स्टडीड ड्यूरिंग दियर विंटर ब्रेक, तो ड्यूरिंग दियर विंटर ब्रेक, अभी क्लॉज तो है नहीं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये फ्रेज है। बात किसके बारे में की है इसने? स्टडीड के बारे में। वो कब करते हैं? वैन का आंसर मिल रहा है, और वैन का आंसर टाइम होता है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है, तो ये कैसा फ्रेज होगा? एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक सीता मिस्ड हर फ्लाइट, ट्रैफिक की वजह से ऐसा हुआ, तो ये बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, ये क्यों हुआ? इसकी वजह से, और क्यों का आंसर मिला तो ये एडवर्ब होगा, तो ये भी एडवर्बियल फ्रेज होगा। अंडरलाइन द ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंसेस, सेंटेंसेस नाउन है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। द पेशेंट अपीयर्स डिहाइड्रेटेड एंड फेवरिस, ये अपीयर्स के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? अपीयर्स के बारे में। और अपीयर्स के बारे में बात कर रहा है ये, तो ये एडवर्बियल क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडवर्बियल क्लोज, जबकि एडवर्बियल क्लोज है नहीं, ये एडजेक्टिव क्लोज है। ये एडजेक्टिव क्लोज क्यों है इसकी मैं बात करूँगा डिटेल में आगे चलकर। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें मॉडिफाई करने के लिए वी नीड एन एडजेक्टिव नॉट एन एडवर्ब, हमें एक एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है ना कि एक एडवर्ब की। तो कौन कौन से वर्ब होते हैं? जैसे अपीयर्स होता है, सीम होता है, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दो इसे या इसे मार्क कर दो, आगे चल के हम इस पर बात करेंगे। एट द लाइब्रेरी द लिटिल गर्ल स्क्रीम्ड एट हर मदर, एट द लाइब्रेरी वेयर, तो वेयर का आंसर मिला है, तो ये एडवर्बियल होगा, नो डाउट। दिस फिल्म कॉल्स फॉर यंग एंड वाइब्रेंट एक्टर्स, एक्टर्स नाउन है, नाउन के लिए ये आया, तो ये एडजेक्टिव क्लोज होगा। सी वॉन्ट्स टू विजिट हर फैमिली, सी वॉन्ट्स, वोट, वो क्या चाहती है? वो ये चाहती है, लेकिन इसमें टू विजिट लिखा है जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो ये वर्बियल क्लोज में जाएगा। सॉरी, वर्बियल क्लोज तो होता ही नहीं है, वर्बियल, वर्बियल फ्रेज में जाएगा। क्लोज पढ़ा के आया ना तो मुंह में क्लोज रटा होगा। हिज एडवाइस इज, अब इससे पहले लिखा है तो ये सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट का काम नाउन करता है, तो ये नाउन फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज होगा। आई मैट हिम अ फ्यू मंथ्स बैक, मैं कब मिला उससे? कब मिला मतलब वैन, और वैन मतलब एडवर्ब, और एडवर्ब मतलब एडवर्बियल फ्रेज। इसके भी अपने ही रंग हैं भाई, कभी भी पता नहीं स्टार्ट हो जाता है। डू नॉट गो देयर टिल माई रिटर्न, जब तक मत जाओ जब तक मैं वापस नहीं आता। कब तक? तो कंडीशन है, तो एडवर्बियल क्लोज होगा, एडवर्ब ऑफ कंडीशन की बात कर रहा है, तो एडवर्बियल फ्रेज होगा, एडवर्बियल फ्रेज होगा। दे वैंट टू बुक मार्केट टू बाय बुक्स, वो क्यों गए? तो रीज़न तो दे रहा है यहाँ, कॉज तो दे रहा है, तो एडवर्बियल हो सकता है, लेकिन इसमें वर्ब लिखा है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो ये वर्बियल फ्रेज होगा। आई शैल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर प्रेजेंस, मैं कब करूँगा? कब? व्हेन, इन योर प्रेजेंस, तो ये एडवर्बियल फ्रेज होगा। ठीक है, आप लिखते रहेंगे इस बात को, आप मैं बोल रहा हूँ तो। रेसिडेंट्स मस्ट क्विकली एंड क्वाइटली एग्जिट, तो ये एडवर्ब दिख रहा है आपको साफ साफ, तो ये दो एडवर्ब का पेयर है, वैसे भी एडवर्बियल होगा। हर हस्बैंड ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉरगेट्स, फॉरगेट को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब होगा। देखो दो एडवर्ब एक साथ आए हैं, दोनों का पेयर की मैं बात करूं, दोनों का पेयर क्या होगा? एडवर्बियल फ्रेज। अगर अलग अलग आपसे पूछा जाए तो आप एडवर्ब बोलोगे, ये वाला ऑलवेज है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ऑलमोस्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा क्योंकि इसे ये मॉडिफाई कर रहा है। मनीष कैन नॉट सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क, मनीष का कोई भी नहीं हो सकता है। कैन नॉट, ही कैन नॉट, या मनीष ही कैन नॉट, यू कैन नॉट सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क, इसके बिना हम नहीं हो सकते हैं, इसके बिना नहीं हो सकते हैं, तो ये एडवर्बियल होगा क्योंकि सक्सीड को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्बियल फ्रेज।
उसके आगे ऑन बीइंग स्कॉल्डेड, डांटे जाने पर, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का पार्ट है। ऑन बीइंग स्कॉल्डेड सी लेफ्ट द रूम। क्यों, उसने कब ऐसा किया या क्यों किया, तो क्यों और कब दोनों की बात एडवर्ब ही बताता है, तो ये भी एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। मिताली अंडरटुक क्वाइट अ टायरिंग जर्नी। जर्नी नाउन है तो इसे नाउन को मॉडिफाई किया इसने, तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज होगा, नाउन को मॉडिफाई किया तो सॉरी फॉर दैट, नाउन फ्रेज होगा। नोबडी नोज हर वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स मतलब होता है ठिकाना, पता किसी का, परमानेंट पता नहीं, जो अड्डे होते हैं ना किसी के, उसे हम वेयर अबाउट्स बोलते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछता है एसएससी कि वेयर अबाउट लिख कर दे देता है आपको, वेयर अबाउट लिख कर दे देगा कहीं तो वो एरर बन जाएगा। ये वेयर अबाउट कभी भी नहीं हो सकता है, वेयर अबाउट्स ही होगा, इसमें एस परमानेंट लगा होता है। तो नोबडी नोज, क्या नहीं जानते, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट किससे बनता है, नाउन से, तो ये नाउन फ्रेज होगा। आई बॉट अ वेरी चीप पेन। पेन नाउन है, नाउन को मॉडिफाई इसने किया तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अ टायर्ड माइंड कैन नॉट, कैन नॉट वर्ब है, उससे पहले जो भी लिखा होता है उस सबको हम नाउन बोलते हैं, तो ये नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। आपसे मैं पूछूं टायर्ड क्या है, तो आप कहोगे माइंड नाउन है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन पूरा पार्ट नाउन फ्रेज होगा क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं इन्हें, और बड़ा कर लूँ इन्हें मैं थोड़ा सा। चलो, हाउ कैन यू बिलीव अ डिसऑनेस्ट पर्सन। किस पर, टू होम, इस पर, तो ये वैसे भी दिख रहा है आपको, तो ये नाउन फ्रेज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ऐसे सेंटेंसेस में। तो आपको सी कन्फेस्ड वोट हर मिस्टेक, उसने कन्फेस्ड किया वोट, वोट मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन, नाउन से भी याद आया मुझे, ये नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। हर एज, एज, इससे पहले जो भी लिखा है वो सब्जेक्ट है इसका, तो इसका सब्जेक्ट है, तो इसमें भी ये नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। सी इन्फॉर्म मी ऑफ हर अराइवल, हर अराइवल, ऑफ लिखा है, ऑफ क्या होता है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, फिर आगे वाला ऑब्जेक्ट वर्ब का भी होता है, प्रपोजिशन का भी होता है। जब हम ऑब्जेक्ट वाला खेल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पता लगता है हमें, ये हम सब सीखने वाले हैं। प्रपोजिशन के आगे जो भी लिखा है ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और प्रपोजिशन वैसे भी नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है, तो फिर ये नाउन फ्रेज ही होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे इस, क्योंकि ये एडजेक्टिव लिख डाला होगा। आई हैव ऑलरेडी हियर्ड योर वर्जन अटेंसिवली, ये एडवर्बियल फ्रेज होगा, सही है सेंटेंस, एडवर्बियल फ्रेज होगा। यू हैव कमिटेड अ क्वाइट सीरियस मिस्टेक, मिस्टेक इज अ नाउन एंड दिस पार्ट इसे मॉडिफाई कर रहा है, देन ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। योर व्यू पॉइंट सीम्स अप्रोप्रिएट एंड कन्विंसिंग इन दिस सिचुएशन। सीम्स को मैंने अभी आपको बताया, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिन्हें एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, एडवर्ब नहीं करता है, तो ये बेशक ये वाला पार्ट एडवर्ब का काम कर रहा है, मतलब इसे मॉडिफाई एक वर्ब को कर रहा है जो कि एडवर्ब करता है, बट ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि कुछ वर्ब होते हैं जैसे अपीयर, सीम्स, इन सब को एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं। इसे भी आप मार्क कर देना, इसकी बात आपको बाद में खुद समझ आ जाएगी जब हम पढ़ेंगे।